को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेलुलोज एंड अमाइलोज आर रिस्पेक्टिवली। बहुत क्लियरली हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था, विद स्ट्रक्चर हमने इसको पढ़ा था। सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है, वेयर एज जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, जब स्टार्च की सिंथेसिस पढ़ी थी हमने तो डिस्कस किया था, अल्फा 1,4 होता है। तो अब यहां तक तो हमें पता है, लेकिन ये दिक्कत होती है बच्चों की यहां पर कि वो सेलुलोज और अमाइलोज को रिस्पेक्टिवली बोला है। तो पहले किसका पकड़ना है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज का क्या है? बीटा 1,4। तो बीटा 1,4 यहां पर है, बीटा 1,4 यहां पर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देन अमाइलोज का जो है वो अल्फा 1,4 है, तो अल्फा 1,4 अमाइलेज का यहां पर तो बी सही हो जाएगा, सी गलत होगा, क्योंकि यहां पर अल्फा 1,6 कहा गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू सेक्शन का बायोलॉजी से। तो ये बिल्कुल इजी था, आप आराम से इसको कर सकते थे। देन नेक्स्ट जो आता है वो है ए म्यूटेशन in the operator locus of lac operon that confers constitutive expression of beta galactosidase is। लैक ओपेरॉन जो है उसके ऑपरेटर रीजन में म्यूटेशन हुआ है, लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर रीजन में म्यूटेशन हुआ है, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज का। उसकी वजह से क्या हुआ है? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हुआ है बीटा गैलेक्टोसिडेज का। तो ये कैसा म्यूटेशन है? सिस डोमिनेंट है, ट्रांस डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है, डोमिनेंट नेगेटिव है। सबसे पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहां पर ऑपरेटर रीजन को ऑब्जर्व करो। ऑपरेटर, प्रमोटर, ये सीक्वेंसेस है, और हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लास में। ऑपरेटर एंड प्रमोटर सीक्वेंसेस जो होती है वो हमेशा सिस एक्टिंग होती है, वो उसी जगह पर काम करती है। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो सिस एक्टिंग भी हो सकते हैं और ट्रांस एक्टिंग भी हो सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके भी काम कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां पर जो म्यूटेशन होगा वो कैसा होगा? सिस डोमिनेंट होगा। ट्रांस डोमिनेंट क्यों है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस कभी ट्रांस एक्टिंग नहीं होती। को डोमिनेंट क्यों नहीं होगा? को डोमिनेंट मतलब वहां पर क्या होता है, दोनों जो होते हैं उनका फिनटाइप आता है। जैसे हम ब्लड ग्रुप में पढ़ते हैं, ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों हो, तो दोनों ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उनमें दोनों एंटीजन डोमिनेंट होते हैं, ए एंड बी, इसलिए को डोमिनेंट। यहां पर तो ऐसा कोई फेनोमेना है नहीं। और निगेटिव डोमिनेंट म्यूटेशन होने के लिए प्रोटीन मस्ट बी ओलिगोमेरिक। अगर ओलिगोमेरिक प्रोटीन होगा तो ही वहां पर क्या होगा? डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा? सिस डोमिनेंट। देन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन अडल्ट यूकेरियोटिक सेल साइकिल? सीक्वेंस क्या है करेक्ट? तो जीवन के बाद तो एस आता है, तो ए गलत हो जाएगा। बी में जीवन के बाद एस आ रहा है, एस के बाद G2 आ रहा है, और एम आ रहा है, और एम के बाद फिर से जीवन आ रहा है, तो यस दिस सीक्वेंस इज ट्रू, करेक्ट, ये सीक्वेंस करेक्ट है। सी में देखो जीवन के बाद एम आ रहा है, तो सी गलत है। जीवन के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए, और एस के बाद क्या आना चाहिए? G2। हम कहते हैं गैप 1 फेज, गैप 2 फेज, और उसके बीच में क्या होता है? एस फेज होता है। डी में क्या दे रखा है? जीवन के बाद G2 दे रखा है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा है, एट व्हाट पीएच डज पॉलीग्लूटामेट इन एन एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर? हमने पढ़ा था प्रोटीन के 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, एस और नो, ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स कौन सी पीएच पे फेवर होगा? अब इसमें अगर आप देखोगे पॉलीग्लूटामेट की जो चेन है उसमें अल्फा हेलिक्स बनाना है, तो उसमें जो डोमिनेंट टाइप का बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से तो जुड़े होंगे, लेकिन वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो वहां पर आएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे।
अब अगर आप पीएच को इंक्रीज करोगे, 6 से ऊपर लेके जाओगे, 7 होगा, 9 होगा या 12 होगा, तो पीएच जब इंक्रीज होगा तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो डिसफेवर्ड होगी, यानी कि इन शॉर्ट अल्फा हेलिक्स डिसफेवर्ड किया जाएगा। और कौन से कन्फर्मेशन को फेवर किया जाएगा? रैंडम कन्फर्मेशन को फेवर किया जाएगा। लेकिन अगर उससे बिलो पीएच हो, 6 से बिलो, 5, 4, 3, इसको तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ऐसा वाला डायग्राम हमने क्लास में बनाया था, इसमें पॉलीग्लूटामेट का हमने पढ़ा था। ये वाला जो पीएच है, यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स बना है इस पीएच पे, जो भी होगा 1.8 जो पीएच है उस पे अल्फा हेलिक्स बना है। 2, 4, 6 पीएच तक बिल्कुल अल्फा हेलिक्स स्टेबल रहता है। उसके बाद अराउंड 6 या उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है अल्फा हेलिक्स, किसमें? रैंडम कन्फर्मेशन में। लाइसिन का भी आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, लेकिन लाइसिन का पूछा ही नहीं, हमें तो बस ग्लूटामेट का पूछा है। तो सिंपली यहाँ पर पीएच अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा रैंडम कन्फर्मेशन के अंदर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है? 3 ही बैठ रहा है ना, 4 तो ऑप्शन में है नहीं। क्लियर? इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा मैच करना है। स्टार्च ग्लूकोज से बनता है और ग्लूकोज एक 6 कार्बन की शुगर है और 6 कार्बन की शुगर्स को हम हेक्सोज कहते हैं। तो यहां पर आर का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर का 2 यहां पर है, आर का 2 यहां पर है। ऑप्शन 4 गलत है, ऑप्शन सेकंड गलत है, मतलब बी एंड डी गलत है। अब ए एंड सी से आपको सही चुनना है। तो उसमें मायोग्लोबिन आप देखो, मायोग्लोबिन वो ऑक्सीजन बाइंड करता है। मायोग्लोबिन के ऊपर एक ही ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, वेर एज हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है। तो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जाएगा किसके लिए? एस जाएगा 3 के लिए। तो एस का 3 यहाँ पर एस का 1 है, गलत है। फिर भी एक बार इसको और अच्छे से प्रूव करते हैं। नेचुरल रबर बनेगा आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन जो कि 5 कार्बन की यूनिट है, कौन सी? आईपीपी, जिसको हम कहते हैं आइसोपेंटिनिल पायरोफॉस्फेट या आइसोपेंटिनिल डाइफॉस्फेट। नाइलॉन जो है वो एडिपिक एसिड से बनेगा। तो क्यू का होना चाहिए फर्स्ट, पी का होना चाहिए फोर्थ। आंसर फर्स्ट इसका सही आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। और मैच दो कॉलम आएंगे तो उसमें आपको सारे मैच करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अगर एक या दो भी मैच करोगे तो भी आपकी मैच दो फॉलोइंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। देन नेक्स्ट, द इवोल्यूशन ऑफ आईज इन ऑक्टोपस एंड इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर आईज हो तो चाहे वो ह्यूमंस की हो या चाहे वो किसी और एनिमल्स की हो, उसका तो मेन फंक्शन होगा विजन। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ऑक्टोपस की आईज है तो उससे ऑक्टोपस आईज से खाना खाता है, ऐसा नहीं होता। आईज अगर किसी भी एनिमल की हो तो वो देखने के लिए होती है, विजन के लिए होती है। अब ऑक्टोपस जो है उसका ओरिजिन अलग है, ह्यूमंस का ओरिजिन अलग है। अलग अलग ओरिजिन से होने के बाद भी अगर कोई इंडिविजुअल स्पीसीज सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिखाते हैं तो ऐसी इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहां पर समझेगा। कॉन्वर्जेंट में क्या है? ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, देखिए अल्टीमेटली उनके जो फीचर्स दिख रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं आपको सेम दिख रहे हैं। देखो ए ओरिजिन वाला भी एस दिखा रहा है, टी ओरिजिन से जो है वो भी एस दिखा रहा है। तो ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन कैरेक्टर सेम दिखा रहे हैं, उसको हम कहेंगे कॉन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा? ओरिजिन तो सेम था, ये ओरिजिन था, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिफरेंट दिखा रहा है। यहां पर ए वाला एस दिखा रहा है, यहां पर ए वाला टी दिखा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो गए। ऐसा नो, इसका एक एग्जांपल भी हम पढ़ते हैं बेस्ट वाला कि ये कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को समझाने के लिए। जो शार्क होता है और वेल होता है, वेल और शार्क के जो मॉर्फोलॉजी फीचर है आपको सेम दिखेंगे, आपको लगेगा दोनों फिश है, लेकिन वेल जो होता है एक्चुअली मैमल से बिलोंग करता है, फिर भी वो शार्क जैसे कुछ फीचर दिखाता है। समझ रहे हो? तो इतना सिंपल है। और पैरेलल का तो ए से एस और ये भी ए से एस यहां पर बन रहा है। तो ये भी एक कन्वर्जन के टाइप का ही इवोल्यूशन है जिसको हम क्लास में और डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती यहां पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस ऑकर्स बोथ ऑन डीएनए एंड प्रोटीन? डीएनए और प्रोटीन के ऊपर कौन सा मॉडिफिकेशन कॉमन है? मिथाइलेशन। इससे सिंपल आंसर हो ही नहीं सकता। ईबी कंडीशन हमें पता है कि प्रोटीन के ऊपर होता है, एडीपी एलिवेशन भी मेनली प्रोटीन पे होता है, लेकिन मिथाइलेशन जो है वो डीएनए की सीक्वेंस। हमने पढ़ा था कि किसी जीन को आपको टर्न ऑफ करना है तो हम वहां पर मिथाइलेशन करते ताकि उस जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाए, और फिर हिस्टोन जो डीएनए के साथ एसोसिएट होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन है उनकी टेल्स जो है, उन टेल्स के ऊपर हम क्या करते हैं? मिथाइलेशन करते हैं। तो मिथाइलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो डीएनए के ऊपर भी किया जाता है और प्रोटीन्स के ऊपर भी किया जाता है। तो एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब solution of the following peptides are prepared separately at concentration of 1 millimolar. Among these four, which one has highest absorbance at 280 nanometer? तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते कि ये तो बहुत न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि 280 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है। तो हमें पता है कि टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, एंड इसके अलावा फिनाइल अलानिन भी शो करता है लेकिन थोड़ा सा कम करता है। क्लियर? तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल जो है ये एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। अब इतना देखो कि इन पेप्टाइड्स के अंदर कौन सी ऐसी पेप्टाइड है जो मैक्सिमम अमीनो एसिड्स दिखाती है तीनों में से? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल किस में ज्यादा है ये देखो। तो फर्स्ट वाली पेप्टाइड है सेरीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, एक आ गया। इसके बाद एस्पार्टेट, फिनाइलानिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, दो आ गया। ट्रिप्टोफैन तीन आ गया। ये फिनाइलानिन और चार हो गया। तो इसमें टोटल चार ऐसे अमीनो एसिड्स है जो 280 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बी स्टेटमेंट जो है ग्लूटामाइन है, ग्लूटामाइन नहीं करता, ल्यूसिन है, ग्लूटामेट है, फिनाइलानिन आ गया, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन। इसमें कितने हो गए? दो हो गए। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें कम अमीनो एसिड है, एब्जॉर्ब करने वाले तो कम एब्जॉर्बेंस होगा। मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, एस्पार्टेट, सेरिन, अलानिन, ट्रिप्टोफैन, इसमें तो एक ही है। हिस्टिडीन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल अलानिन, इसमें भी एक ही है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसमें मैक्सिमम ऐसे अमीनो एसिड्स है जो 280 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इसका एब्जॉर्बेंस क्या होगा? ज्यादा होगा एट 280 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स चेंजेस अपॉन डबलिंग द एंजाइम कंसेंट्रेशन? अगर हमने एंजाइम की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो चेंज होगा? अगर एंजाइम का कंसेंट्रेशन आप कितना भी बढ़ा दो, इनफाइनाइट भी करो, तो उसकी वजह से केएम थोड़ी इफेक्ट होगा, एफएनडी के ऊपर थोड़ी इफेक्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा एग्जांपल समझो, 100 सबस्ट्रेट आपके पास थे और आपके पास 10 एंजाइम्स थे। 100 सबस्ट्रेट है और 10 एंजाइम्स है। अब अगर हम ये माने कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? डेफिनेटली 10 प्रोडक्ट बनेंगे। 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? क्योंकि एक एंजाइम 1 मिनट में एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे 10 एंजाइम आपके पास है और 100 सबस्ट्रेट है, तो एट टाइम 10 एंजाइम भी अगर काम करेंगे तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं पर मिनट? बनेंगे सिर्फ 10। लेकिन मैं अगर एंजाइम को इंक्रीज करूं, 10 की जगह मैं अगर इनको 20 एंजाइम्स करूं, तो अब पर मिनट कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? अब 10 नहीं बनेगा, अब बनेंगे 20। इसलिए क्या चेंज हो रहा है यहां पर? वी मैक्स चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने आपको जब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शंस पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था कि यहां पर जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या चेंज होगा? वी मैक्स अल्टर्ड होगा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा, आपको यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से जो ड्रग दे रखी है, फॉर एग्जांपल टेक्सोल है एंड
कॉल्चिसिन है, ये जो ड्रग्स है इनका एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका? तो हमें इतना पता है कि जो टेक्सोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करता है, मतलब उनका डीपोलिमराइजेशन रोकता है। और जो हमारी कोल्चिसिन है वो माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट करता है। तो यहां पर कह रहा है कि टेक्सोल कॉजेस डीएनए डैमेज, गलत बात है। टेक्सोल स्टेबलाइजेस माइक्रोट्यूब्यूल्स, या ये सही है, टेक्सोल स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स सही है, लेकिन कोल्चिसिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल गलत है। टेक्सोल डिस्टेबलाइजेस माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड कोल्चिसिन प्रोमोट्स माइक्रोट्यूब्यूल, ये डिस्टेबलाइज करता ही नहीं, तो एक ही बचा फोर्थ। टेक्सोल जो है स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को एंड कोल्चिसिन प्रिवेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से ये यहां पर हमने ये क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। और मैंने बहुत बार कहा था सेल बायोलॉजी में जब साइटोस्केलेटन पढ़ाया था तो उसमें कहा था इन ड्रग्स को आप अच्छे से ध्यान में रखो, इनका फंक्शन क्या है, कहां पर काम करते हैं, डेफिनेटली इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फोकल लेंथ होती है इट शुड बी लेसर देन द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। और मैंने उस टाइम जब पढ़ाया था तो ही बताया था कि अगर फोकल लेंथ जो है वो ग्रेटर होगी तो फिर क्लियर विजन के लिए आपको दिक्कत आ सकती है। ये बिल्कुल गलत है। मतलब इस माइक्रोस्कोप को इस तरीके से डिजाइन किया है, इसका कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से कि जहां पर फोकल लेंथ जो है लेंस की वो लेस देन होनी चाहिए, तभी जाके आपको क्लियर विजन वहां पर दिखेगा। फिर मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऐसे कैसे होगा? फिर फोकल लेंथ जो है लेंस की उसके ऊपर ही मैग्निफिकेशन डिपेंड होगा क्या? और भी पैरामीटर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अभी के लिए तो इतना समझो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इतना बेसिक तो हमें इस माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना ही चाहिए। देन उसके बाद तो नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। मतलब दो बैक्टीरिया होते, एक डोनर होता है और उसमें एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है। ये डोनर बैक्टीरिया रहा और एक इसमें रेसिपिएंट रहा। तो डोनर बैक्टीरिया उसके पास सेक्स पिलाए होता है, उसके थ्रू वो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाता है और ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बना तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर कट लगेगा तो यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये ट्रांसफर होता है। अब फिर इसमें पूछा है इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यस बिल्कुल सही है, ट्रू, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर फैसिलिटेट करता है। इट रिक्वायर्स फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम नहीं है, ये सेक्स पिलाए है या इसी को हम कहते हैं सेक्स पिलस, जो कि कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने का या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का काम करता है। इट कैन स्प्रेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यस बिल्कुल सही बात है, अगर इसके पास यहाँ पर कहीं पर स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट का जीन होगा तो जैसे जैसे डीएनए आगे ट्रांसफर होगा तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले सेंसिटिव था, STR सेंसिटिव था, लेकिन अब यहां से जीन ट्रांसफर हो तो पॉजिटिव हो सकता है। इट कैन ट्रांसफर विरुलेंस फैक्टर। यस बिल्कुल सही बात है, विरुलेंस फैक्टर के लिए कोई ना कोई जीन होगा, अगर वो जीन डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में आएगा तो विरुलेंस फैक्टर भी आ सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, A, C, D, बस ए जो है वो इनकरेक्ट, और आपको इनकरेक्ट ही पूछा है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। IAA यानी कि ऑक्सीन इंडोल एसिटिक एसिड जो है इज इन्वॉल्व इन, ये बहुत क्लियर डिस्कस किया था। ग्रेविट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है, फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा थिग्मोट्रोपिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। ग्रेविट्रोपिज्म ग्रोथ टूवर्ड्स ग्रेविटी, फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ इन डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, एंड थिग्मोट्रोपिज्म ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच। तो ग्रोथ टूवर्ड्स जहां पर टच हुआ है उस जगह पर, जैसे कोई बड़ा रॉक होता है और वहां पर कोई प्लांट होता है उसके पूरे अराउंड, मतलब पूरे उस रॉक को वो कवर करता है, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच।
फ्लावरिंग का काम जिबरलिक एसिड करता है, राइपनिंग का काम इथाइलिन करेगा, सीनेसेंस का काम एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन दोनों कर सकते हैं। ये कुछ फाइटो हार्मोन्स है जिनको हमने क्लास में बहुत क्लियरली डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट जो है मैच करना है आपको, तो सिंपल तरीके से आपको बस देखना है कि ग्रुप 1 में कुछ पॉजिटिव एजेंट दे रखे और ग्रुप 2 में कुछ डिजीज दे रखे। इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, वायरल डिजीज कौन सा है, इनको रिकॉग्नाइज करो। तो जो बैक्टीरियल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा कौन सा है, वायरल है। प्रोटोजोआ कौन सा है, मलेरियल डिजीज है। और एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारी ही बी सेल टी सेल हमारे ही टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल मिस्थेनिया ग्रेविस जो है उसके अंदर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट आर ओन एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। तो इसका तो ये आ जाएगा। किसी को जोड़ो, अगर हमें एक भी पता है बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है तो पी का 2 होगा, पी का 2, ये पी का 2, तो ये सी गलत होगा, ये डी गलत होगा, पी का 2 आ गया। फिर वायरस जो है, वायरस क्या करता है, इन्फ्लुएंजा है यहां पर ये, तो क्यू का क्या हो गया, 3 होगा, ये गलत है, ये 3। देन मतलब इन्फ्लुएंजा कोई डिजीज नहीं है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था हीमोग्लोबिन होता है, न्यूरोमिडीज होता है, तो वायरस इन्फ्लुएंजा आएगा। प्रोटोजोआ मलेरिया, तो आर का होगा 1 एंड एस ऑटो एंटीबॉडीज क्या होगा 4। तो इतना सिंपल। मैच दो कॉलम तो आप आराम से करोगे, 1 2 को भी मैच करोगे तो बाकी सारे मैच हो सकते हैं।